हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज का जो डिस्कशन रहने वाला है वो आज जो है वो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। और मेंस के एग्ज़ाम में इकोनॉमी के ऊपर जो है क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चंस को लिखने की जो सही अप्रोच है वो अप्रोच क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। प्लस एक चीज़ और है कि हमने मेंस से पहले जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू की थी जो कि स्पेसिफिकली मेंस के स्टूडेंट्स के लिए थी। प्लस ये भी है कि उनको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक भी दिए गए थे। इससे पहले मेरी वीडियो जो है वो स्टिमुलेटर करके एक टेस्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कशन में आ रखी है। और अगर आप उसको देखेंगे तो मैंने जैसा कि आपको दो तीन टॉपिक्स बताए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन जो है वो इस साल भी आए हैं। और हम लोगों ने जैसे पहले बताया था कि उन क्वेश्चंस की आने की संभावना जो है वो एंड टाइम इंक्रीज हो जाती है अगर वो न्यूज़ में भी रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब पहला क्वेश्चन जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया था? डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश बिटवीन एचटीआई एंड इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सी दो चीजें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स with specific reference to India, and why is IHDI considered to be a better indicator of inclusive growth? इसमें सबसे पहले जो है हम लोग जैसा कि नॉर्मली कोई भी आंसर डिस्कशन के टाइम पे करते हैं तो हम सबसे पहले वही करेंगे कि इसका क्या तैयार करेंगे, स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसमें सबसे पहले क्या होगा, इंट्रो होगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो है हमारी जो डिस्कशन है वो किसके ऊपर होगी? ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या होता है, एचडीआई और आईएचडीआई में डिफरेंस जो है वो क्या होता है। तो अगली डिस्कशन जो है वो इसके ऊपर रहने वाली है। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंडिया का जो रैंक है, रिसेंटली जो एचडीआई रिपोर्ट आई है उसके बारे में एक पैराग्राफ जो है वो दे देंगे, यानी कि दो तीन लाइंस का पैराग्राफ दे देंगे जिससे एग्जामिनर को ये क्लियरिटी हो कि इंडिया का रैंक जो है वो क्या है, वो भी लिख देंगे। नेक्स्ट हम ये लिखेंगे इसमें कि IHDI जो है वो एक अच्छा इंडिकेटर क्यों है HDI के कंपैरिजन में। तो इसके पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद फाइनली इसको क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। ये अगर स्ट्रक्चर जो है वो कितने देर में बनाना होता है आपको? अप्रोक्सीमेटली हाफ मिनट में आपको बनाना होता है। अगर आप ये बना लेते हैं तो आपके लिए कुछ हद तक ईजी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि एचडीआई एक्चुअल में होता क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो आगे की तरफ लेके चलेंगे कि एक्चुअल में आंसर में क्या लिखना था आपने। क्लियर है? सबसे पहली चीज, एचडीआई जो है वो क्यों लाया गया था? इनिशियली जो है वो कोई भी देश की अगर आपने ग्रोथ देखनी है तो उस केस में उस देश की जीडीपी को देखा जाता था या फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखा जाता था। लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर के साथ एक प्रॉब्लम थी। क्या थी एक प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये थी कि उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन को जो है वो काउंट किया जाता है और उस बेसिस पे जो है डेवलपमेंट को नापा जाता है। तो ये चीज़ जो है वो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसमें डायमेंशन एक है। कई नेशन ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है लेकिन वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। क्या है? डिक्टेटरशिप है। वहाँ पे लोगों को इतनी आज़ादी भी नहीं है कि वो खुल के जो है वो जी पाए। तो एक्चुअल मायने में वो डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ। अब उसी चीज के चलते जो है वो 1990s में अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, दो नाम बोले मैंने, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, दोनों ने जो है वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसको बोला जाने लगा एचडीआई। क्या बोलते थे? एचडीआई। अब इसमें जो है वो तीन डायमेंशन जो है वो उन्होंने ऐड ऑन किए। पहला हेल्थ, सेकंड एजुकेशन, और थर्ड क्या था? इनकम। और इनका ये कहना था अगर आप हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से देखें, एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव से देखें और इनकम के प्रोस्पेक्टिव से देखें और तीनों चीज़ों में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी चल रही है, इसका मीनिंग ये है कि आपकी जो एचडीआई की रैंकिंग है वो अच्छी है और आप इसको जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इंडिया के केस में अगर बात करें तो 2022 में इंडिया का जो रैंक था वो 134 के आसपास चल रहा था, लेकिन राइट नाउ इंडिया जो है वो 130th रैंक पे है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसके हिसाब से। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें एक्चुअल में इन सब चीज़ों को काउंट किया गया है लेकिन डेवलपमेंट के लिए जो एक मेजर चीज़ है वो है इनइक्वालिटी। क्या है? इनइक्वालिटी। अगर इसके साथ साथ ये इनइक्वालिटी को भी ऐड कर देते तो ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल होता,
उस चीज को इन्वॉल्व करने के लिए जो है वो IHDI की जरूरत पड़ी, और ये हमने 2010 के आसपास जो है वो निकालना शुरू किया। यहां तक आपको क्लियर है? अब सबसे पहले जब आप आंसर लिखोगे, या फिर इसका जब आपने आंसर लिखना था, सबसे पहले क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इज नॉट अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन इसमें अदर फैक्टर्स भी होते हैं, और उन्हीं अदर फैक्टर्स को काउंट करने के लिए जो है वो UNDP में अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने जो है इंडेक्स डेवलप किया, जिस इंडेक्स का नाम रखा जाने लगा HDI, विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इनइक्वालिटी को काउंट नहीं किया जा रहा। उसी के चलते 2010 के आसपास जो है वो IHDI सामने आया। आपने लिख दिया, ये 2-3 लाइन में ये हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन HDI एंड IHDI। इसमें जो है वो आपको क्या करना होगा, 2 डायमेंशन देने हैं। HDI उसमें क्या लिखोगे आप कि हेल्थ को काउंट किया जाता है। हेल्थ को काउंट करने के लिए किस चीज़ को जो है वो देखेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। क्या देखेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। नेक्स्ट क्या होगा, एजुकेशन को देखा जाएगा। एजुकेशन को देखने के नॉर्मल जो स्कूलिंग ईयर्स हैं उनको देखा जाएगा। नेक्स्ट आ गया इनकम, पर कैपिटा इनकम को जो है वो इसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों के चलते जो है वो एक HDI की रिपोर्ट जो है वो निकाली जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन इसमें इनइक्वालिटी जो है वो मिसिंग है। नेक्स्ट, IHDI में जो है इसके साथ ही इनइक्वालिटी को भी ऐड ऑन कर दिया जाएगा, और ये कब आया था? 2010 के आसपास आया था। क्लियर है? अगर आप इतना कर दोगे तो हाफ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इंडिया के केस में जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, तो उस केस में HDI की रैंकिंग लिख दो कि 130th रैंक आया 193 कंट्रीज के में से। यहाँ तक क्लियर? लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 72 के आसपास है, जो कि पहले 69 होती थी। इस वजह से हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि इंडिया का जो एजुकेशन सेक्टर है, नहीं एजुकेशन नहीं बल्कि हेल्थ सेक्टर जो है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। इंडिया का रैंक पहले 134 था, अभी कितना हो गया? 130 हो गया। और इस रैंक की जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो हेल्थ सेक्टर का रहा है। किसका रहा है? हेल्थ का। नेक्स्ट आ गया एजुकेशन। एजुकेशन के केस में अगर बात करें तो इसमें भी इम्प्रूव जो है वो देखने को मिला है। एजुकेशन की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 13 ईयर्स हो गया, पहले जो है ये सिर्फ 12 ईयर्स के आसपास होता था। नेक्स्ट आ गया पर कैपिटा इनकम। अगर इस इनकम की बात करें तो अब राइट नाउ जो है वो एवरेजली 9000 जो है वो इसके आसपास चल रहा है। तो अगर आप 1-2 लाइन इसके बारे में लिख देंगे कि राइट नाउ इंडिया का क्या सिनेरियो है, तो आपके मार्क्स और अच्छे आने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट डायमेंशन इसमें क्या डिस्कस करना था कि IHDI जो है वो HDI से अच्छा क्यों है। तो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम 3 पॉइंट्स जो है वो आपको लिखने चाहिए। ठीक है, पहली चीज जो IHDI में है वो ये है कि पॉलिसी की जो रेलेवेंस है वो इसके थ्रू ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो पॉलिसी रेलेवेंस जो है वो ये ज़्यादा IHDI। दूसरा ये है कि इट्स एक्चुअली द ट्रू मेजर ऑफ इंक्लूसिवनेस। अगर आपने इंक्लूसिवनेस को नापना है तो IHDI जो है ये ज़्यादा अच्छा मेजर है। ठीक है, और ये है कि IHDI से ही अदर स्कीम्स जो है उनको काउंट किया जाता है। ठीक है, और एक्चुअल में अगर बात करें ग्राउंड रियलिटी की तो IHDI जो है वो ग्राउंड रियलिटी को हमारे सामने प्रेजेंट करके रख देगा। और लास्ट में इनके जो मेन पॉइंट्स थे इनको आप कंक्लूड करके 2-3 लाइनों में कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ हद तक इजी था, न्यूज़ में भी रहता है, और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन इकोनॉमी when the world is moving away from free trade and multilateralism to a protectionist and bilateralism, how can these challenges be met? क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर पूछा गया है? क्वेश्चन जो है वो चैलेंजेस के ऊपर पूछा गया है जो कि इंडियन इकोनॉमी फेस करती है। जैसे कि पूरी दुनिया जो है वो मल्टी डायमेंशनलिज्म से मल्टीलेटरलिज्म से जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की तरफ चलती जा रही है। ये क्वेश्चन 3 बार अप्रोक्सीमेटली हमारी टेस्ट सीरीज में आया था, और हमारा भी यही अजम्पशन था कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है, और जैसा कि सोचा था वैसा ही हुआ। एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता और इस बार भी क्वेश्चन था। तो सबसे पहले जो हम टास्क करते हैं वो ये है कि क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमारी इंट्रो क्या होगी। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग ये लिखेंगे
कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि चैलेंजेस किसके लिए, चैलेंजेस वो चैलेंजेस जो इंडियन इकोनॉमी में आते हैं अगर वर्ल्ड जो है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें चैलेंजेस को डिस्कस जो है वो किया जाएगा। यही चैलेंजेस को जब हम आगे देखेंगे और उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स हमारे पास हो सकते हैं, हाउ टू मेट दीज चैलेंजेस। अब इन चैलेंजेस को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको यहाँ लिखेंगे और लास्ट में जो है वो क्या लिख देंगे, कंक्लूजन लिख देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब सबसे पहले जो है वो इंडिया का एग्जाम्पल जब शुरू करेंगे वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें ग्लोबलाइजेशन हो रखी है। 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे जिसके चलते इंडियन इकोनॉमी को अधिकतर ओपन कर दिया गया था। अब अगर ओपन किया है तो ग्लोबल लेवल पे अगर कोई चीज़ होगी तो वो उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी आएगा और यही चीज़ें हैं जो राइट नाउ हो रही हैं जिसमें फ्रेंड शोरिंग, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, ऐसे सब चीज़ें आ रही हैं। तो आप इंट्रो में क्या लिखोगे ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आ गया चैलेंजेस। अगर चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला जो चैलेंज आएगा इसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लो। 3 पॉइंट्स इधर हम डिस्कस करेंगे, 3 पॉइंट्स इधर। सबसे पहली चीज जो प्रॉब्लम आती है वो है सप्लाई चेन डिसरप्शन। क्या प्रॉब्लम है? सप्लाई चेन डिसरप्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्चुअल में जो हमारी सप्लाई चेन है उसमें डिसरप्शन देखने को मिलती है अगर ग्लोबल लेवल पे देश जो है वो आपस में वॉर करते हैं, अगर देशों की आपस में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो ये है कि WTO का जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है वो इतना फायदा हमें नहीं दे रहा। जैसे कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, अगर मान लो 2 नेशंस का आपस में कोई केस चल रहा है और किसी व्यापार को लेके हमने मान लो किसी को सामान बेचा था, जो एग्रीमेंट के तहत पॉलिसी थी उसको हम लोगों ने फॉलो किया, लेकिन वो नेशन ये बोल रहा है कि ये पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया। अब वो नेशन क्या है, कहाँ पे जाएगा? वो नेशन जो है वो WTO में जाएगा, लेकिन WTO में जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है जिसमें US का मेजर हाथ होता है और US जो है यहाँ पे जजेस की अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर दे रहा है। और अगर वो स्लो डाउन कर दे रहा है तो उससे प्रॉब्लम ये आएगी कि जो मैकेनिज्म है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का वो इतनी जल्दी जो है वो नहीं हो पाएगा। दूसरा जो पॉइंट है जो आप डिस्कस कर सकते हैं वो है चाइना US फैक्टर। चाइना और US ये दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जिनका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो स्टांस है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है और इस स्टांस के चेंज होने से जैसे कि अभी सेंक्शन लगा दिए, अब इसी चीज़ की वजह से जो है वो इंडिया की जो ग्रोथ है वो हैम्पर करती है। और तीसरी जो फोर्थ चैलेंज है वो ये है कि देश आपस में बाइलेटरल अलायंसेस जो है वो बनाने लगे हैं। वर्ल्ड जो है वो डिवाइड होने की उस पे है, वर्ज पे है। जैसे कि मान लो US जो है वो अपने अलाइड नेशन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बना ले, एक ग्रुप बना ले और ये बोले कि हम इन्हीं के साथ व्यापार जो है वो मेजर करेंगे, हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इन देशों के साथ है। जो एक्चुअल में डेवलप नेशन अगर ऐसा करेंगे तो डेवलपिंग नेशन जो उनके साथ compete कर रहा है वो पहले ही जो है वो एक प्रॉब्लम में है, क्योंकि अभी डेवलपिंग है इसी वजह से, वहाँ पे पॉवर्टी है, वहाँ पे अदर हंगर चैलेंजेस हैं और उस चीज़ के चलते जो है वो और चैलेंजेस आ जाते हैं। प्लस ये भी है एक चीज़ कि डेवलप्ड नेशन जो है वो प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करते हैं जिसके चलते हमारा जो प्रोडक्ट है उनकी मार्केट तक ही नहीं जा सकता और अगर जाएगा भी तो वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि उसको खरीदने वाला कस्टमर जो है वो कम हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इस क्वेश्चन में डिस्कस किए जा सकते थे। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि सर इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है। इसमें एक पॉइंट और है जो आप लिख सकते थे, वो है फ्रेंड शोरिंग। अपने जो फेवर में नेशंस हैं उनको ही जो है वो फ्री ट्रेड, उनको व्यापार में जो है वो बेनिफिट्स देना और दूसरे देशन को नहीं देना। ठीक है, तो सबसे पहला जो सोल्यूशन है, सबसे पहला सोल्यूशन ये कर सकते हैं हम लोग, ट्रेड डाइवर्सिटी। यानी कि जिन नेशंस के साथ हमारा व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। एक ही नेशन के ऊपर डिपेंड होना फॉर आवर विच थिंग ट्रेड जो है वो ये नुकसानदायक माना जाता है। अगर मान लो उस देश के साथ हमारे जो रिलेशन है वो आगे चल के खराब होते हैं तो वो नेशन जो है वो उन
ट्रेड वाली या कि इकोनॉमिक चीज़ों को जो है वो यूज़ कर सकता है, किस चीज़ के लिए, हमें नेगोशिएट करवाने के लिए। क्लियर है सबको। नेक्स्ट ये है कि सप्लाई चेन को हमें और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। किसको मजबूत करना चाहिए? सप्लाई चेन को। प्लस ये भी है कि कुछ सनराइज सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? सनराइज। ये वो सेक्टर है जिसका आने वाले फ्यूचर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और अगर इन चीज़ों को हम लोग ग्रेजुअली जो है वो ग्रो करेंगे या फिर इन चीज़ों को बनाना शुरू करेंगे, तो उसके चलते क्या होगा कि ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेड हो रहा है उस पर हमारी डोमिनेंस रहेगी। और इसी चीज़ के चलते सनराइज सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फोर्थ ये है कि इंडिया को कोशिश करनी चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कि मल्टीलैटरलिज्म जो है वो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो पाए, यानी देश जो है वो आपस में कोलैबोरेशन करें जिससे सबकी ग्रोथ जो है वो हो पाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप इसमें डिस्कस कर सकते थे। कंक्लूजन में फाइनली क्या करना हमने, कंक्लूजन में जितने भी इनके मेन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करके लिख देना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर हमारी टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन था जो कि हमने राइट डाउन किया हुआ है। और हाई जो है वैल्यू क्रॉप्स ये न्यूज़ में भी ज़्यादा थी, तो इस वजह से हमारी करंट अफेयर मैगजीन में भी ये कवर है। जैसा कि हमने अभी पिछले 2 क्वेश्चंस में किया, तो वही सेम चीज़ जो है वो हम इसमें भी करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे कि इसका हमने आंसर जो है वो कैसे करना है, हेडिंग्स जो है वो क्या रहने वाली। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आप इंट्रोडक्शन दोगे जिसमें आप ये बताओगे कि सर हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है वो कौन सी होती है। सिंपली याद रखना है कि पर हेक्टेयर में जो क्रॉप लगाने से हमें ज़्यादा फायदा हो। मान लो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है वीट, एक है राइस, और तीसरा ऑप्शन है ज्वार। क्लियर है? वीट, राइस और ज्वार। आपकी जो सॉइल है या फिर आपका जो एरिया है वो ऐसा एरिया है कि वहां पे तीनों चीजें जो है वो इजीली उगाई जा सकती हैं। तीनों चीजें क्या है, इजीली उगाई जा सकती हैं। अब आपने ये किया, आपने ये कैलकुलेट किया, अगर मैं पर हेक्टेयर लैंड के ऊपर जो है वो राइस लगाऊंगा तो फिर मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो हम बोल सकते हैं इस केस में राइस जो है वो क्या है, हाई वैल्यू क्रॉप है। लेकिन ये एग्जांपल जो है मैंने सिर्फ समझाने के लिए दी थी। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल होगी ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, स्पाइसेस, फ्लावर्स, ये सब चीज़ें जो है वो इसमें आएंगी, जो आप 3 लाइनों की इंट्रोडक्शन जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ फार्मर, तो इसी को हेडिंग बना दो। हेडिंग क्या बनाएंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन ऑफ फार्मर्स। अब वो जो फैक्टर्स हैं जो फार्मर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं इस केस पे, उसको 4 पार्ट्स में आप क्या करो, डिवाइड कर लो। सबसे पहले फैक्टर कौन से लिखोगे, आप लिखोगे इकोनॉमिक फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के बाद नेक्स्ट जो आएंगे वो कौन से होंगे, एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर्स। कौन से होंगे, एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट जो उसके बाद होगा वो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब आप एक फार्मर हो मान लो, और लास्ट में हम लोग जो है वो क्या लिख देंगे, कंक्लूजन। ठीक है, तो एज ए फार्मर आपके कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप इन्हीं चीजों को जो है वो उगाओ। सबसे पहली आप चीज देखोगे कि इकोनॉमिकली ये बेनिफिशियल है या नहीं है। मैंने जो एग्जांपल ली थी उसमें मैंने बोला कि मैं राइस उगाऊंगा। मैं राइस क्यों उगाऊंगा, क्योंकि राइस जो है वो पर हेक्टेयर में ज़्यादा मुझे वो दे रहा है, फ़ायदा दे रहा है, और अगर ज़्यादा फ़ायदा देगा तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो इकोनॉमिकली ये बेनिफिशियल है। ठीक है, और यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर जो हम फर्स्ट चीज़ देखेंगे ये बेनिफिशियल क्यों है, तो पहला क्या होगा, इकोनॉमिक डिमांड, कि उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो होनी चाहिए। सेकंड क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी,
क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी। ये ना हो कि डिमांड है उस चीज की लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, यानी कि फार्मर अगर उतना एफर्ट लगा रहा है तो उसको जो है वो बेनिफिट उससे होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज और है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ हद तक आती है लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर में हम लोग लिख सकते हैं, तो वो होगा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अगर ये 4 फैक्टर जो है वो होंगे तो वो किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ये इकोनॉमिक फैक्टर में आएगा कि वो उस चीज की जो प्रोडक्शन है वो करनी स्टार्ट कर दे। ठीक है। नेक्स्ट आ गया एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर। इसमें सबसे पहले आएगी सॉइल, यानी कि वो सॉइल अभी फर्स्ट चीज फार्मर ने देख ली कि प्रॉफिटेबल है उसके लिए बिजनेस, तो अभी ये सोचेगा कि मैं ये करता हूँ कि उगाना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो उसको देखनी होगी कि उसको उगाने के लिए कंडीशंस क्या चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन होगी सॉइल, दूसरी होगी इरिगेशन फैसिलिटी। क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटी। और दूसरा जो है वो ये भी है कि पेस्ट, यानी कि पेस्टिसाइड जो है वो उसको कितने चांसेस हैं कि उसको खराब कर देंगे। अब अगर मान लो उसने प्रोड्यूस भी कर लिया, प्रोड्यूस करने के बाद जो है वो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी कि इंडिया में वो सीड्स भी इजीली अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। दूसरा ये है कि प्रॉपर रोड ट्रांसपोर्टेशन है जिससे अनदर फैसिलिटीज जो है वो उनको मिल सकती हैं। मार्केट का एक्सेस इजीली होना जो है वो ये बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर माना जाता है, जिसके चलते फार्मर जो है वो कोई भी चीज़ को जो है क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी। इसमें आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है अगर उस क्रॉप को सपोर्ट कर रही है तो कुछ हद तक ये इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, elaborate the scope and significance of supply chain management of agriculture commodities in India। टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आया है। टेस्ट सीरीज में भी किस डायमेंशन में हम लोगों ने डाला था, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और लॉजिस्टिक तीनों चीजों में जो है वो इसको डिस्कस किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक ड्राफ्ट बनाया तो इसमें भी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, इंट्रो, और उसके बाद जो है वो आप क्या लिखोगे कि स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, क्या लिखोगे, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर का रोल इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इन सब चीजों को अगर आप लिख दोगे तो फिर आपके लिए कुछ हद तक ये क्वेश्चन इजी हो जाता है आंसर करना। ठीक है। एक बार आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है। देखो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होगा, स्टोरेज। स्टोरेज के बाद क्या होगा, मार्केट का एक्सेस। सबसे पहले आप क्या चीज आया, आप अपने पास जो है वो क्या लेके आए, सीड्स लेके आए, आपने वो चीज प्रोड्यूस की। ठीक है। ट्रांसपोर्ट करके वो आपके पास आया, आपने उसको प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट जो है वो आपने उसको प्रोड्यूस करने के बाद जो है वो उसकी हार्वेस्टिंग हुई और उसको फिर अपने वेयर हाउस में स्टोर कर दिया। अब स्टोर करने के बाद जो है वो आपने क्या किया कि मार्केट तक उसको पहुंचाया और उसके बाद जो है वो आपको प्राइस मिला। ठीक है। इन सभी चीजों की जो इंटीग्रेशन होती है इसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि एग्रीकल्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे कि एक चेन है, इसमें अगर आप एक भी वो निकाल दोगे तो पूरी की पूरी चेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मान लो ट्रांसपोर्टेशन अच्छी थी लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। अब क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं थी तो इसके चलते उसको हम लोग स्टोर ही नहीं कर पाए, और अगर स्टोर नहीं कर पाए तो वो जो है वो खराब हो जाएगा। मार्केट का एक्सेस ही नहीं है तो इसके चलते क्या होगा, वो चीज़ को हम बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे, तो इस वजह से ये भी लॉस है। तो 2-3 लाइन में जो है वो एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन आप इस केस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्कोप की तरफ। पहली चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि फार्म प्रोडक्शन एंड इनपुट सप्लाई। क्या याद रखोगे, फार्म की जो प्रोडक्शन है और इनपुट सप्लाई ये जो है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि फार्मर्स को वो चीज़ें मुहैया करवाना जिसको उगाने के लिए जो है वो इजीली कर पाए। तो उससे सप्लाई चेन का जो फर्स्ट पिलर है जो होगा। नेक्स्ट ये है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस,
पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज में क्या करेंगे हम लोग कि जैसे मान लो आपने कोई भी चीज है जो कि मार्केट तक पहुंचाई और उसको पहुंचाते समय आपका जो है वो लॉस हो गया कोई, यानी कि वो पेरिशेबल आइटम थी, जितनी देर तक वो मार्केट में पहुंचेगी उतनी देर तक जो है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू डिग्रेड कॉन्टिन्यूसली होती चली जाएगी। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा जो है वो होना चाहिए। तो ये भी एक स्कोप है। नेक्स्ट ये है कि मार्केट का एक्सेस, उसके बाद क्या है, एक्सपोर्ट। तो इन सब चीज़ों के चलते जो है वो स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर सप्लाई मार्केट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो है वो और ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। तो यही स्कोप है, सिग्निफिकेंस है इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब 5th क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ फाइनेंशियल fiscal health index can be used as a tool for assessing the fiscal performance of the states in India, and in what ways would it be encourage the states to adopt prudent and sustainable fiscal policy। ठीक है, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद जो है वो ये लिखेंगे फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो कैसे ज़रूरी है, यानी कि फिजिकल परफॉर्मेंस, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है वो क्यों ज़रूरी है और इस इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में कौन सी 4 चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, इंडिया के केस में क्या प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशंस क्या है, और लास्ट में देखेंगे कि कंक्लूजन जो है वो क्या होगी। सबसे पहली चीज़ आपको ये लिखनी है यहाँ पे कि एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो किसी भी इकोनॉमी की नींव होता है जिसके ऊपर इकोनॉमी जो है वो चलती है। ठीक है, और इस फाइनेंशियल सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं और स्टेट्स की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट किस चीज़ में अच्छा कर रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए नीति आयोग ने जो है वो ये रिलीज करना शुरू किया था। किसने शुरू किया, नीति आयोग ने शुरू किया। और उस केस में जो है वो फाइनेंशियल चीज़ों को देखा जाता था। तो ये 2-3 लाइनें लिख दोगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट आपने ये लिखना है कि फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जो है उसमें कौन सी चीज़ों को देखा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। किसको देखेंगे, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। जो आपके देश में एक्सपेंडिचर हो रहा है वो वाइज है या नहीं है। जैसा कि बजट के केस में आपको पता है 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपके देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है इसका मीनिंग ये है कि देश के लोग जो है वो वाइज है या फिर गवर्नमेंट जो है वो वाइसली उसको खर्च कर रही है। तो इसी बेसिस पे जो है वो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाएगा डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जिस भी स्टेट ने जो लोन ले रखा है क्या वो सस्टेनेबल है, क्या उसको इजीली रीपे किया जा सकता है और क्या उतनी एसेट क्रिएशन जो है वो हो रही है जिससे वो इजीली जो है वो रीपे हो पाए। तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाएगा डेप्ट इंडेक्स। ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि कितना डेप्ट जो है वो चल रहा है स्टेट्स की अगर हम लोग कंपैरिजन करें। और फोर्थ होगा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट के पास जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन हुई है उसको वो कैसे मोबिलाइज कर रहा है, उसको वो कैसे यूज कर रहा है। अगर इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट ये देखेंगे कि FII की जो रिपोर्ट आई थी 2025 में उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म जो है वो किसने किया। वो सब लाइनें जो है वो इसमें लिख दो कि उड़ीसा ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा ये सब जो है वो अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो इन प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या होंगे कि एक्चुअल में फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स जो है वो लोगों में चैलेंज, उसकी कंपटीशन की भावना पैदा करता है जिसके चलते जो है वो स्टेट्स अपने आप को इमर्ज होता दिखाई देती है। क्योंकि ये इंडेक्स जो है वो न्यूज़ में रहता है तो लोग भी इसके बारे में अवेयर होंगे और गवर्नमेंट को भी स्टेप्स उठाने होंगे इनको क्या करने के लिए, इनको कम करने के लिए, लोन वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज़ अबाउट PLI। PLI स्कीम देखो जब से आई है 2020 से तब से न्यूज़ में है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना हर साल ही रहती है क्योंकि PLI कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और अच्छा भी कर रहा है। ठीक है, तो PLI के केस में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिस्कस द रैशनल ऑफ PLI स्कीम। यानी कि नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रो, उसके बाद रैशनल फॉर PLI स्कीम।
रैशनल लिख देंगे। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट आर द अचीवमेंट्स, तो नेक्स्ट किसके ऊपर होगा, अचीवमेंट्स के ऊपर हेडिंग। नेक्स्ट, इन व्हाट वेज कैन द फंक्शनिंग एंड आउटकम ऑफ स्कीम कैन बी इम्प्रूव, यानी कि स्कीम में प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनको कैसे जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये लिख के एक लाइन लिख के कंक्लूजन कर देंगे हम लोग। तो ये स्ट्रक्चर हमारे आंसर का रहने वाला है, जो आपको हाफ मिनट के अंदर अंदर करना होता है। और इसके बाद जो है वो आंसर राइटिंग अगर आप करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि PLI स्कीम जो है वो 2020 में आई थी, क्योंकि कोविड के चलते जो है वो चीज़ें जो है वो डाउन होनी शुरू हो गई थी। तो गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई थी कि हम आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देंगे अगर आप इस स्पेसिफिक सेक्टर्स में जो है वो काम करोगे, प्रोडक्शन करोगे। अप्रोक्सीमेटली 14 सेक्टर जो है वो इसमें रखे गए थे, और इसमें वो सेक्टर रखे गए थे जो कि सनराइज इंडस्ट्रीज है, यानी कि जिनका आने वाले टाइम में पोटेंशियल और फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। रैशनल गवर्नमेंट का जो है वो इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो ये था, अपनी जो डिपेंडेंसी है, यानी कि हमारी जो डिपेंडेंसी है उनको बाकी नेशन के ऊपर कम करना। सेकंड ये था कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, अगर हम इन चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि फॉरेन मार्केट में उसकी डिमांड आएगी। ठीक है। थर्ड जो है वो ये था कि जॉब क्रिएशन करना, और फोर्थ ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो पाए। तो इन सब चीज़ों के चलते जो है वो हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन द सेंस कि अगर इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो इंडस्ट्रीज का लिंक प्राइमरी सेक्टर से भी होता है और सेकेंडरी सेक्टर से भी होता है। प्राइमरी सेक्टर से जो है वो इनको रॉ मटेरियल मिलेगा, जिसके चलते इंडस्ट्रीज के चलते प्राइमरी सेक्टर भी इंक्रीज आएगा, और दूसरा जो है वो सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ गया अचीवमेंट्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल्स के केस में देखें, इंडिया जो है वो सेकंड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है वो बना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उन 14 सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी भी था, सोलर पैनल्स, और हमने फार्मास्यूटिकल्स के केस में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे जॉब क्रिएशन भी है जो अच्छी खासी हुई है। तो ये इसकी अचीवमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें 2-3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि लार्ज फर्म्स जो हैं वो PLI का पूरा फ़ायदा उठा रही हैं, लेकिन वो फ़ायदा जो है वो स्मॉल स्केल, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस तक नहीं जा रहा। यानी MSME जो है, जो हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो इससे फ़ायदा नहीं ले पा रही। सेकेंड प्रॉब्लम आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअल में जो PLI स्कीम है उसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिससे इफेक्टिवली वो स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। थर्ड जो है वो आप क्या बोल सकते हैं इसमें कि PLI स्कीम प्रोडक्शन के ऊपर तो पैसा खर्च कर रही है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा जो है वो खर्च ज़्यादा नहीं किया जा रहा, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो कम हो रही है। तो इन चीज़ों का इंप्रूवमेंट जो होगा वो भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जो कि जो है वो कॉन्टिन्यूसली इसको स्टडी करे और ये देखे कि PLI स्कीम जो है वो ग्राउंड लेवल पे जा भी रही है या नहीं। तो ये कुछ सिंपल जैसे पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से PLI वाला क्वेश्चन भी इजीली आंसर किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज ऑन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एंड elaborate the measures taken by the government in the food processing industry for generation of the employment opportunities। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसा कि हम लोग करते हैं, क्या लिखेंगे, इंट्रो, जिसमें हम लोग किस चीज़ को मेंशन करेंगे कि एक्चुअल में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि एक्चुअल में नॉर्मल जो फूड है उसको प्रोसेसिंग करना, उसकी पैकेजिंग करना और उसको महंगे दामों पे बेचना, सिंपल टर्म्स में, लेमैन टर्म्स में, इसी को जो है वो क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने ये पूछा था कि स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहली चीज वो ये है कि इसका जो इंडिया के केस में, क्योंकि एग्रो बेस्ड जो है वो बहुत ज्यादा है, अधिकतर लोग जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं, आज भी कई लोग जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस वजह से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से लिंक्ड है। अगर ये ग्रो करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी और एग्रीकल्चर भी ग्रो करेगा। प्लस ये एक वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री है,
जिसका जो कि सनराइज इंडस्ट्री में आती है, और इसका आने वाले टाइम में पोटेंशियल बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये ग्रो करेगी तो इसका बेनिफिट जो है वो वैल्यू एडिशन में भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। थर्ड ये है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो निकल के सामने आएंगी। फोर्थ ये है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, यानी कि आपके देश का जो एक्सपोर्ट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा अगर इसकी ग्रोथ होगी। और लास्ट में जो है वो आपको क्या लिखना है, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो ये लिखना है। और लास्ट में आप स्कीम्स का जो है वो मेंशन कर सकते हैं। पहली पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आप ये लिख सकते हैं कि अल्कोहल को छोड़ के बाकी सब सेक्टर में जो है वो एफडीआई को भी आने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो पहला फैक्टर आप ये लिख दो। फिर नेक्स्ट लिखो कि गवर्नमेंट ने भी है जो काफ़ी सारी स्कीम चलाई हैं जो कि इस सेक्टर से लिंक्ड है, जैसे पीएम संपदा योजना। तो इस केस में जिसको PMKSY किसान संपदा योजना जो है वो बोलते हैं, और इस केस में भी गवर्नमेंट का मेजर मकसद ये था कि फूड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में अगर देखें, मेगा पार्क्स ओपन की गई हैं, गवर्नमेंट ने टाइम टाइम पे ऑपरेशन भी चलाए हैं, जिसमें ऑपरेशन ग्रीन जो है वो एक मेजर था, जिसके चलते लोगों को जो है वो इजीली उस चीज़ की तरफ इनकरेज किया गया कि आप इस इंडस्ट्रीज को जो है वो क्या करो, खोलो। और ये भी है कि एक्सपोर्ट के केस में अगर देखें, अपीडा, ठीक है, APEDA, उस इंडस्ट्री ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सपोर्ट बेनिफिट के लिए भी इस इंडस्ट्री को जो है वो काफ़ी फायदे दिए हैं। प्लस ये भी है कि अगर आप क्रेडिट के केस में देखें तो नाबार्ड जो है वो इजीली आपको लोन देगा, किस वजह से, अगर आप फूड इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। और लास्ट में इसी चीज़ को आप लोग क्या कर दो, कंक्लूड कर दो। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स की जो डिस्कशन थी वो हमारी ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑप्शनल का है, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।